जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर से जुड़ी यह बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों से मुठभेड़। बांदीपोरा मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी के मारे जाने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन और आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों का बांदीपोरा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। एक आतंकी अभी तक ढेर हुआ है, इसकी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा एनकाउंटर से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट क्या सामने आ रहा है, यह आपको बता देते हैं। दरअसल अरगाम में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली, जानकारी मिली। 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ कर लिया, घेर लिया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई है। सेना की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। यह सोर्सेस के हवाले से खबर। और खबर यह कि 3 पैरा 13 राष्ट्रीय राइफल्स का एक्शन इस वक्त वहां पर हो रहा है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस का अरगाम में ज्वाइंट ऑपरेशन इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ जारी। और सीडीएस अनिल चौहान ने किया चिनार कॉर्प्स का दौरा। जी हां, चिनार कॉर्प में सेना के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सीडीएस अनिल चौहान ने दौरा किया है, सेना के अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। तस्वीरें आपके सामने। लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। सेना एक्शन में है और सर्वोच्च अधिकारी भी इसको पूरी तरह संज्ञान में लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर। और आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कल दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। सीडीएस अनिल चौहान श्रीनगर के दौरे पर रवाना हो गए। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए। और बांदीपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का बड़ा एक्शन। और सोर्सेस के हवाले से खबर यह कि एक आतंकवादी को एनकाउंटर में मार भी दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की और सुरक्षा बलों को कई निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में आतंक का फाइनल प्रहार का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया गया है। कल दिल्ली में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि राज्य में आतंकवाद को कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाए। आतंकवाद समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई और अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था हो। हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ मनोज पांडे समेत खुफिया विभाग और सुरक्षा बलों के अफसर मौजूद रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, सभी एजेंसियों के प्रमुखों और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। जीरो डोमिनेंस और एरिया डोमिनेंस प्लान के जरिए कश्मीर घाटी में हासिल की गई सफलता को जम्मू क्षेत्र में दोहराने के निर्देश जारी किए। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नई तकनीकों के जरिए आतंक पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कार वर्कशॉप में लग गई है आग। भीषण आग ये बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तो ये कार वर्कशॉप है और ये देखिए कितनी भीषण ये आग। कई गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं जो कि इस कार में जलकर खाक हो गई है। कानपुर का ये पूरा मामला, लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही, लेकिन अभी भी ये आग लगी हुई है, जो जानकारी मिल रही है। तो एक बार फिर से आप देखिए, कार वर्कशॉप है और यहां पर ये सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो कि खड़ी हुई थी और एक एक करके सभी गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। बड़ा नुकसान हुआ है। यह देखिए, कतार से यह आग लग गई एक एक कार में। और ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने सरकार और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम हैक किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भारत में ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कुछ दिनों तक भले ही चुप करा दिया था, लेकिन इलॉन मस्क ने अब एक अलग ही राग छेड़कर शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा
कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। इलॉन मस्क ने ऐसा क्या कह दिया कि राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया। इलॉन मस्क ने कहा कि हमें ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस बात की बहुत संभावना है कि इसे इंसान या एआई के जरिए हैक किया जा सकता है। राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल के बाद समाजवादी पार्टी नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो आप देखिए, मुंबई में नॉर्थ वेस्ट जो सीट है वहां पर ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया गया है, जिसे चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज भी कर दिया है। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या जवाब दिया, ये भी आप ईवीएम पर सियासी बवंडर घमासान की शुरुआत मुंबई से हुई। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश मंडलकर ने आरोप लगाया कि 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर गया और ईवीएम का लॉक ऑन किया, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी। विपक्ष के आरोपों पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थे, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। और एनसीईआरटी की 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया गया है। नई किताब में इसे 3 गुंबद वाला ढांचा बताया गया है। विवाद बढ़ने पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सफाई दी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने नई किताब में किए गए बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि अयोध्या के चैप्टर में सबूत और तथ्यों के आधार पर बदलाव किया गया है। किताब के पाठ्यक्रम का भगवाकरण करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी अप्रासंगिक हो तो बदलाव जरूरी होता है। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की राजनीति विज्ञान की नई किताब में अयोध्या चैप्टर में बदलाव किया गया है। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया। इसे अब 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया है। अयोध्या वाले अध्याय को छोटा करके 4 पेज की जगह अब 2 पेज में कर दिया गया। चैप्टर में बताया गया कि ढांचे में कई हिंदू धर्म से जुड़े निशान मिले थे और आंतरिक और बाहरी दीवारों पर मूर्तियां मिली थी। किताब में 2014 के बाद से चौथी बार बदलाव किया गया है। इस पर अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि अगर किताबों में बदलाव नहीं होगा तो आगे इतिहास कैसे जाना जाएगा। तो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। और चलिए अब बात करते हैं नीट रिजल्ट विवाद की। इस पूरे मामले पर बोले हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कुछ जगहों पर गड़बड़ियां सामने आई है, ये बात धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कही गई। मामले में शामिल अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है, सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है।
और असम में वीआईपी कल्चर के खिलाफ बड़ा अभियान। राज्य के सभी बड़े अफसर खुद भरेंगे अपना बिजली बिल। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया आदेश। एक्स पर लिखा, मैं और मुख्य सचिव 1 जुलाई से खुद के पैसे से बिजली का बिल भरेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो और मुख्य सचिव 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान खुद करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, हम करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी कल्चर के नियम को समाप्त कर रहे हैं। मैं और मुख्य सचिव एक उदाहरण स्थापित करेंगे और 1 जुलाई से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना शुरू करेंगे। जुलाई 2024 से सभी लोक सेवकों को अपने बिजली बिल का भुगतान खुद करना होगा। हिमंता ने इससे पहले असम सचिवालय परिसर में 2.5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमंता ने कहा कि 12.5 करोड़ रुपए की लागत से छत पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र की वजह से हर महीने 30 लाख रुपए के बिजली बिल की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी दफ्तरों को चरणबद्ध तरीके से सौर ऊर्जा अपनाने के लिए कहा है। उन्होंने शुरुआती चरण में मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का आह्वान किया। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची। बीजेपी ने ममता सरकार से सवाल पूछा है कि चुनाव के बाद सिर्फ बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बीजेपी लगातार ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी हिंसा पीड़ितों को लेकर राज्य भवन पहुंचे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए बीजेपी द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कोलकाता पहुंची। ये कमेटी हिंसा पर पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार से पूछा है कि बंगाल में ही हिंसा क्यों होती है। पूरे देश में चुनाव होता है, सिर्फ बंगाल में ही चुनाव के बाद हिंसा क्यों होती है, कार्यकर्ता डरते क्यों हैं। मैं यहाँ आया था जब ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तब भी हिंसा हुई थी। विधानसभा का चुनाव, तब भी हिंसा हुई। आज फिर हिंसा हो रही है। पूरे देश में चुनाव हुआ, कहीं तो इस तरह से हिंसा नहीं होती है। ये क्या कारण है कि हमारे कार्यकर्ता डरे हुए हैं, जनता डरी हुई है। ये बहुत गंभीर बात है और ममता जी डेमोक्रेसी में बिलीव करती हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने बम होने से इनकार किया। इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर प्रहार किया। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर संदिग्ध सामान होने की खबर मिलते ही बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने दफ्तर के बाहर बम होने की बात कही। पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता ने पहुंचकर इसकी जांच की। जांच टीम ने बताया कि कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर मिली संदिग्ध वस्तु बम नहीं थी। इस घटना के बाद बीजेपी ने ममता सरकार पर प्रहार किया है। दूसरे बीजेपी शासित राज्य वो वंदे भारत बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, और हमारा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का अनुप्रेरणा में, इंस्पिरेशन में हम लोग बम बनाते हैं, हम लोग टेररिस्ट बनाते हैं। ये तो जानते ही है, 13 साल तो यही किया है। जो शिक्षित लोग हैं उनको बोलता है ममता बनर्जी आप फुचका बिक्री करो, घुगनी बिक्री करो, झालमुड़ी बिक्री करो, और सारा देश में जो जंगी एक्टिविटी हो रहे वो सारे पश्चिम बंगाल से जा रहे। और बम इधर बम उधर बम, सर हर जगह बम क्यों डिस्कवर हुआ, ये सारे लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं। और देखिए बड़ी खबर, आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा की ये बैठक बुलाई है। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़, विप्लव देव मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम की समीक्षा होगी। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भी मंथन किया जाएगा। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आमोद, जिस तरह से इस बार पूरा 5 सीटों के जो नुकसान वो बीजेपी को झेलना पड़ा है लोकसभा चुनाव में, आज की बैठक किस लिहाज से अहम हो जाती है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री आज दोपहर पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं। ओपी धनखड़ भी दिल्ली में मौजूद हैं, और ये बैठक शाम में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके और गृह मंत्री की मौजूदगी में होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और
ये बताया जा रहा है कि लोकसभा में जिस तरह से खराब प्रदर्शन रहा है उसके मद्देनजर, चूंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है वहां पे, तो दोबारा रिपीटेशन ना हो और कैसे कहां गड़बड़ियां रही, कौन कौन से लोग उसमें दोषी रहे, इन सब चीजों का भी आइडेंटिफिकेशन होगा। साथ ही हरियाणा में जो है कुछ संगठित नियुक्तियों पर भी बल दिया जा सकता है। मसलन वहाँ जो सीएम है वही अब तक प्रदेश अध्यक्ष है और वहाँ का फुल फ्लेजेड कोई प्रभारी नहीं है, तो इन सब विषयों पे भी आज चर्चा हो सकती है और निर्णय लिया जा सकता है। शुक्रिया आपका आमोद इस पूरी जानकारी के लिए। और केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद अब लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, ललन सिंह, चिराग पासवान, पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस बैठक में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के एनडीए उम्मीदवार के लिए पक्ष के साथ कई विपक्षी दलों को साधने की रणनीति पर चर्चा हुई। जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार। लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव 26 जून को होगा। सदन के सदस्य उम्मीदवारों के समर्थन में प्रस्ताव के लिए एक दिन पहले यानी 25 जून को दोपहर 12 बजे तक नोटिस दे सकते हैं। नई लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी और सत्र 3 जुलाई को समाप्त होगा। और देखिए बड़ी खबर, आज एनएसए अजीत डोभाल से मिलेंगे। अमेरिका के एनएसए जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली में होगी अजीत डोभाल और जैक सुलिवन की मुलाकात। 20-21 जून को फ्रांस दौरे पर जाएंगे अजीत डोभाल। फ्रांस के एनएसए इमैनुअल बोने से भी मुलाकात करेंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। और अंशु इरफान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। अंशु, 2 एनएसए की मुलाकात कितने अहम मानी जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये 2 एनएसए की जो मुलाकात है बेहद अहम है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और आपको बता दें कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेके सुलिवान की ये मीटिंग बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि इस मीटिंग में सबसे पहली बात आपको बता दें कि जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर वार्तालाप होगी और जो प्रीडेटर ड्रोन की भी जो भारत और अमेरिका की जो डील है उसको भी लेकर आपको बता दें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो सेल हो रही है 31 प्रीडेटर ड्रोन्स की, उसको लेकर भी एक जो अहम नेगोशिएशन है वो अभी बाकी है, तो उस पर भी वार्तालाप होगी। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से अजीत डोभाल उसके बाद फ्रांस जाएंगे और फ्रांस में भी जिस तरह से भारत की जो राफेल मरीन को लेकर जो डील चल रही है और उसको लेकर आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही जो फ्रांस के भी जो डेलीगेशन थे वो भारत आए थे, तो उसको लेकर भी आने वाले बिल्कुल। तो अजीत डोभाल से अमेरिका के एनएसए की मुलाकात और कई अहम मसलों पर, कई अहम डील्स को लेकर ये चर्चा संभव हो सकती है, जो कहा जा रहा है। अंशु निर्वाण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पहली बार प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। तस्वीरें भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों ने गीत गाकर स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहली बार भोपाल पहुंचे थे। इस मौके पर जगह जगह पर उनका शानदार स्वागत किया गया। शिवराज सिंह ने कहा कि वे पीएम मोदी की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए दिन रात काम करेंगे। केंद्र में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बने, उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है, हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम एक कार्यकर्ता के नाते मंत्री के रूप में भी कसौटी पर खरे उतरें। हम लोग दिन और रात काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। इधर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी आज फिर से प्रदर्शन करने वाली है। पार्टी के सभी सांसद और नेता सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली में 52 जगहों पर बीजेपी की तरफ से आज भी प्रोटेस्ट होगा।
दिल्ली में पारे का प्रचंड प्रहार जारी है। जनता पानी के लिए तरस रही है। सरकार पानी मुहैया कराने में लाचार दिख रही है। 47 डिग्री तापमान की तरह सियासी पारा भी हाई है। बीजेपी पानी की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, तो षड्यंत्र का पहला कदम हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, षड्यंत्र का दूसरा कदम पानी की पाइपलाइंस को तोड़ना और दिल्ली के लोगों की पानी की सप्लाई को डिसरप्ट करना। 10 साल से आतिशी मार लेना दिल्ली में आपकी सरकार है। आप एक इंसिडेंट बता दें कि आपने किसी पे कोई कार्रवाई की हो। पिछले 10 साल से पानी की चोरी हो रही है, पानी की बर्बादी हो रही है, वाटर पाइप से पानी लीकेज हो रहा है। आप ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया पानी की बर्बादी। दिल्ली में आज जो पानी का संकट है वो अरविंद केजरीवाल और इनके भ्रष्ट मंत्री और जो इनके विधायक जो पानी बेचने और चोरी का काम करते हैं, ये संकट उनके द्वारा खड़ा किया गया है। और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम उसे लेकर मुंबई पहुंच गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को राजस्थान में बूंदी जिले के बोरदा गांव से गिरफ्तार किया है। 25 वर्षीय इस युवक ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट कर सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का जिक्र है। मुंबई पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है और सलमान के घर के बाहर फायरिंग के सिलसिले में एक नई एफआईआर दर्ज की है। आरोपी बनवारी लाल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और उनके गिरोह के सदस्य मेरे साथ हैं। मैं सलमान खान को मार डालूंगा क्योंकि उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। आरोपी ने धमकी वाला वीडियो राजस्थान में ही एक हाईवे पर बनाया था। उसके वायरल होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की एक टीम राजस्थान भेजी गई थी जिसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 14 अप्रैल की सुबह मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2 बाइक सवार शूटरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी। इसमें से एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी थी, जबकि एक गोली वहां लगे नेट को चीरती हुई घर के अंदर ड्राइंग रूम में दीवार पर जा लगी थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह तक अब स्पेशल द्वार बनेगा, जिससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइन से मुक्ति मिलेगी। काशी में अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए ज्यादा देर तक लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को अब लंबी लाइन से मुक्ति मिलने वाली है। भक्तों को हो रही असुविधा को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह तक स्पेशल द्वार बनाने का फैसला किया है। कि काशी वासियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत समय न लगे, उनको एक अलग लाइन से प्रवेश दे दिया जाए। तो इस संबंध में उस समय मीडिया को बताया भी गया था कि जो अनुमतियां होती हैं उनको प्राप्त करने के बाद सुरक्षा समिति की इसको लागू किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन अगर दर्शन के लिए व्यक्ति आएगा और उसके 2-3 घंटे लग जाएंगे, प्रतिदिन लग जाएंगे, तो वो एक तरह समझिए जो शहर का वर्क फोर्स है, जो उनका कार्य का समय है, वो घटता है, उत्पादकता घटती है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए हर रोज हजारों भक्त आते हैं। उन्हें गर्भगृह तक पहुँचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। स्पेशल द्वार बनने के बाद उन्हें काफी आसानी होगी। ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, जिससे कि हम यहाँ के बनारस वासी इतनी भीड़ और इतने लोग आ जाने की वजह से हर दिन 1.5 लाख 2 लाख लोग आ ही जाते हैं आए दिन इतने दर्शन के लिए, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो यहाँ के लोगों को उतना दर्शन नहीं मिल पाता। बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। समाज में शांति सद्भाव लेकर आए ईद, ये पीएम की तरफ से कहा गया। सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। तो आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म में ईद उल फित्र के बाद ये दूसरा बड़ा त्यौहार है। ईद उल अजहा का मतलब कुर्बानी वाली ईद से है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक बकरीद यानी ईद उल अजहा का पर्व जू अल हिज महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। ये त्योहार रमजान महीने के खत्म होने के 70 दिन बाद आता है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद अपने परिवार की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं, फिर बकरों की कुर्बानी देते हैं। इस त्योहार के लिए बकरों की खूब खरीदारी की गई है। कल दिल्ली से लेकर यूपी तक बकरा बाजार में खूब रौनक रही। दिल्ली के जामा मस्जिद के पास कई नस्ल के बकरे दिखे, कुछ सफेद, कुछ काले, कुछ छोटे, तो कुछ बेहद ऊंची कदकाठी वाले भारी भरकम बकरे। इनकी कीमत हजारों नहीं लाखों में भी होती है। बकरे की कुर्बानी से पहले उन्हें ठाठ से रखा जाता है। अलीगढ़ में मेवात ब्रीड का ये बकरा एक शख्स ने 2 साल से पाल रखा है। इसे गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं, सोने के लिए गद्दे हैं और बड़ा करने के लिए चने खिलाने के साथ ही दूध भी भरपूर पिलाया गया है। बकरीद के त्योहार को देखते हुए देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
संवेदनशील स्थानों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और हरियाणा के पानीपत जिले में दहशत फैलाने वाले आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया है और उसे कलेसर के नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। पानीपत में तेंदुए ने काफी ज्यादा दहशत फैला रखी थी। उसने 4 साल की बच्ची को भी मार डाला था। तेंदुए की दहशत से यमुना के आसपास के गांव के लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। प्रशासन ने भी लोगों को एडवाइजरी जारी की थी कि जब तक तेंदुआ पकड़ा ना जाए तब तक किसान शाम होने के बाद अकेले खेत में ना जाएं। अगर किसी हालत में घर से बाहर जाना भी पड़े तो समूह बनाकर जाएं। पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी। यहां तक कि ड्रोन के जरिए भी तेंदुए की तलाश की जा रही थी। रविवार को तेंदुआ पानीपत में भैंसवाल गांव के पास देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हुई और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया। रोहतक से आए वन विभाग की टीम को तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल किया। इसके बाद तेंदुआ बेहोश हो गया और फिर उसे जाल फैलाकर पकड़ लिया गया और पिंजरे में कैद कर लिया गया। हरियाणा वन्य जीवन विभाग की टीम ने तेंदुए के रेस्क्यू के बाद उसे कलेसर नेशनल पार्क में छोड़ दिया। आदमखोर तेंदुए के पकड़े जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। और देखिए झारखंड से बड़ी खबर। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। चाईबासा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला कमांडर भी शामिल। देश की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, बड़ी खबर आपके सामने। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन में ड्रोन बरामद किया गया है। तरन तारण से चीन में बना ड्रोन बरामद। और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी की। जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद होती जा रही है। दोनों ही जगह पाकिस्तान की सेना, सरकार और आतंकवादियों के आकाओं के पुतले फूंके जा रहे हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर एक बात कॉमन है। इस बार पीओके के साथ साथ भारत के जम्मू कश्मीर की आतंकी साजिशों में पर्दे के पीछे से चीन का रोल भी नजर आ रहा है। पहली बार चीन पर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करने के संगीन आरोप लगते हुए नजर आ रही है। पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में आप देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो मोदी सरकार में 10 साल तक बेहिसाब मार खाए पाकिस्तान के आतंकियों ने बौखलाकर जम्मू में सिलसिलेवार तरीके से आतंकी साजिशों की स्क्रिप्ट लिख दी। रियासी से लेकर डोडा तक पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए दहशतगर्दों ने 5 दिन में 4 हमले करके गोलियों की बौछार की। और जब आतंकी हमला लगातार हुआ तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गुस्साई जनता कश्मीर में उस हिस्से से भी उतरी जिसकी उम्मीद खुद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भी नहीं की होगी। यकीन न हो तो आंख खोलकर और कान लगाकर ये पोस्टर, ये बैनर और ये नारे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे भारत के दुश्मन देख और सुन। कुपवाड़ा से विरोध की आवाजें सुनकर आतंकिस्तान की चूल्हे हिल जाएंगी। दिल्ली के सहयोग से विकास की सीढ़ियां चढ़ते कुपवाड़ा ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों का जनाजा निकाल दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट की असली वजह यही है। बदला हुआ कश्मीर पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। यहाँ लोगों को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन सुधर रहा है, बल्कि इससे उत्साहित जनता का जोश इस बार चुनाव में भी देखने को मिला।
जिसके बाद पीओके में बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त बंद किए गए आतंकी कैंप फिर से एक्टिव कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराई गई और रियासी से लेकर डोडा तक आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया। लेकिन इस बार हैरानी यह है कि पाकिस्तान को इस साजिश में चीन ने भी मदद पहुंचाई। सुरक्षा एजेंसियों को इससे जुड़े एक नहीं कई सबूत हाथ लगे। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि बॉर्डर पर चीन की सेना ने कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो अब भारत में आतंकियों की घुसपैठ में मदद पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चीन पाकिस्तान की साजिशों को लेकर खुलासा सिर्फ इतना भर नहीं है। 4 जून को जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आने वाले थे, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन की यात्रा पर निकले हुए थे। वो अगले 4 दिन तक चीन में रहे। बीजिंग में चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग से मिले, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ सीक्रेट मीटिंग की, शियान और चेंगतू शहर में चीनी अधिकारियों से मिलकर भारत विरोधी योजनाएं बनाई। और जैसे ही 9 जून को यानी पीएम मोदी के शपथ वाले दिन शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस लौटे, जम्मू में एक के बाद एक आतंकी घटनाएं होनी शुरू हो गईं। चीन और पाकिस्तान के बीच हुई इन मुलाकातों और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों का आपस में कनेक्शन है। भारतीय एजेंसियों को जम्मू में हुए हमले के पीछे चीन और पाकिस्तान की मिली हुई साजिश नजर आ रही है और इसकी ठोस वजह भी है। असल में भारतीय सेना ने कुछ वक्त पहले राष्ट्रीय राइफल्स के करीब 60,000 जवानों को जम्मू कश्मीर से निकालकर पूर्वी लद्दाख के अलग अलग लोकेशन पर तैनात किया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय फौज की इतनी बड़ी तैनाती से चीन बौखलाया हुआ है। एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक एलएसी से भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए ही जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में अचानक से इजाफा हुआ है। चीन पाकिस्तान की साजिशों के कारण विरोध की आवाजें पीओके से भी सुनाई दे रही हैं। ये पीओके के कोटली चौक का मंजर है। यहाँ की सड़कों पर हुजूम उतरा। पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ बेहिसाब नारे लगे। पीओके में चीन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। असल में चीन ने पीओके के संसाधनों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीपेक को विस्तार देने में पाकिस्तान चीन को पीओके का खजाना लुटा रहा है। चीन के विरोध में आवाज उठाने वालों को पाकिस्तान की फौज लगातार जेलों में डाल रही है। ऐसे में कोटली की परेशान जनता अपनों को घर वापस लाने के लिए झंडा बुलंद कर चुकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग दशकों से फौजी जुल्मों के शिकार हैं। वो भारत में जम्मू कश्मीर की तरक्की भी साथ में देख रहे हैं। वहां के लोग आजादी के नारे लगाकर भारत में मिलने को बेताब हैं। पाकिस्तान की बेचैनी इसलिए भी बड़ी है और जम्मू में हुए आतंकी हमलों के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत पक्ष। और देखिए, नीट परीक्षा विवाद को लेकर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पटना से बड़ी खबर, ईओयू ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। बरामद चेक का पेपर लीक से कनेक्शन होने की आशंका है। सभी चेक माफियाओं के नाम जारी किए गए थे। कैंडिडेट से 30-30 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। खाता धारकों के बारे में जानकारी लगातार ईओयू जुटा रही है। रुपेश हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी साथ। रुपेश, बिहार में पहले ही पेपर लीक की जो बात है, आरोप लोग सामने आ रहे थे कि माफियाओं ने यह सब कुछ किया था और कल धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि गड़बड़ियां हुई है। अब ये जो नए खुलासे हो रहे हैं, कैसे इसको देखा जाए इस पूरे विवाद में? देखिए, परीक्षा से एक दिन पहले जो छापेमारी हुई और जो पुलिस के हाथ जो सबूत लगे और उसके बाद से पूरे मामले को आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया और आर्थिक अपराध इकाई ये मानकर चल रही है कि उसके पास से पुख्ता सबूत हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, क्योंकि उसके पास जो सोलबर गैंग के सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, परीक्षार्थियों की गिरफ्तारी हुई है। क्वेश्चन पेपर जो था 70 प्रश्न पत्रों की एक सूची, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था उसे जला दिया गया, उसके जला हुआ पार्ट मिला है।
और उसके अलावा पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं, 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। और पूछताछ के दौरान ही ये खुलासा हुआ था कि 30 से 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। और पोस्ट डेटेड चेक जो बरामद हुए हैं उससे बैंक से खंगाले जा रहे हैं कि वो खाता, संबंधित खाते किसके हैं, बैंक के सदस्यों के हैं या फिर किस बैंक में उनके खाते हैं जिनके नाम पर ये पोस्ट डेटेड चेक दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, जो अभी तक ये एक विवाद का मसला बना हुआ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि एनटीए से आर्थिक अपराध इकाई में मूल प्रश्न पत्र की सभी सेटों की कॉपी मांगी है, जो अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल, ये आरोप जरूर लग रहा है कि माफियाओं के जरिए प्रश्न पत्र को लीक किया गया नीट का। हालांकि सवाल बना हुआ कि वाकई में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ चेक का बरामद होना और जले हुई कुछ और कागजात का बरामद होना कई सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।